अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस की। किसकी? न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। एक्टिवेशन एनालिसिस। एनालिसिस याद रखिएगा, इसको हम ये भी कह सकते हैं NAA, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। और सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस को क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस NAA इज़ यूज्ड, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यानी किसी चीज़ की मिकदार को मालूम करने के लिए या फिर किसी चीज़ का नाम मालूम करने के लिए हम इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस में होता क्या? देखो, मेरे पास एक सैंपल ये मैंने सैंपल ले लिया। मैंने सबसे पहले सैंपल लेके इसके ऊपर न्यूट्रॉन स्ट्राइक करवाने होते हैं। सैंपल लो, इसके ऊपर न्यूट्रॉन गिराओ, इसके ऊपर क्या करो? न्यूट्रॉन गिराओ। जैसे न्यूट्रॉन गिराओगे तो आपका सैंपल हो जाएगा एक्साइटेड। सैंपल बिकम एक्साइटेड। आपका सैंपल एक्साइटेड हो गया, यानी कि इसकी एनर्जी बढ़ गई है। अब जैसे एक्साइटेड से दोबारा ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो ये क्या होगा? GROUND, ग्राउंड स्टेट पे आएगा आपका सैंपल। सैंपल कहाँ पे आएगा? ग्राउंड स्टेट में। तो एनर्जी जो इसकी थोड़ी बहुत बड़ी है वो एमिट करनी पड़ेगी। वो जो एनर्जी एमिट कर रहा होता है वो तकरीबन मैक्सिमम टाइम गैमा रेज की फॉर्म में कर रहा होता है। गैमा रेज की फॉर्म में एनर्जी एमिट कर रहा होता है। और हम इन गैमा रेज को मालूम करने के लिए आगे डिटेक्टर लगाते हैं। डिटेक्टर लगा के इन गैमा रेज को मालूम करते हैं और इससे हम सैंपल का क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कर लेते हैं और क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर लेते हैं। सही, ये बात आपने सिंपल से याद रखी। ये था जी हमारे पास एक सिंपल सा थीम कि ये आपका न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस होता किस तरह है। सही, सबसे पहली बात, आपके पास न्यूट्रॉन का कुछ ना कुछ सोर्स होना चाहिए। देखें, न्यूट्रॉन के जो सोर्स हैं वो एक न्यूट्रॉन जनरेटर है। क्या है हमारे पास? सबसे पहले आपके पास न्यूट्रॉन आएंगे कहाँ से? ये क्या हमारे पास? न्यूट्रॉन को पैदा करने के लिए हम न्यूट्रॉन जनरेटर का भी इस्तेमाल करते हैं, ये जिसको हम न्यूट्रॉन एक्सेलरेटर भी कहते हैं। सही है। मैन मेड आइसोटोप ऐसे हैं, कुछ इंसान ने बनाए हुए आइसोटोप हैं जो खुद ब खुद न्यूट्रॉन को एमिट करते हैं। बाज़ दफ़ा किसी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन या न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के दरमियान भी न्यूट्रॉन पैदा हो रहे होते हैं, हम उन न्यूट्रॉन्स को भी यूज़ कर सकते हैं। सही है। और ये वाली जो टेक्निक है ये नॉर्मली इस्तेमाल नहीं की जाती, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन पैदा करवाने पड़ते हैं और न्यूट्रॉन ईजिली पैदा नहीं होते हैं। ये याद रखिए, ये टेक्निक नॉर्मली लैब्स के अंदर अवेलेबल नहीं होती कि न्यूट्रॉन, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो न्यूट्रॉन पैदा करना होता है। अगर आप न्यूट्रॉन पैदा कर लेते हो बाकी काम इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बाकी काम बिल्कुल आसान है। सही, अब होता क्या है? न्यूट्रॉन करता क्या है सैंपल के साथ जिसकी वजह से गैमा रेज एमिट हो रही होती है? देखो, ये मेरे पास एक न्यूट्रॉन है और ये मेरे पास एक न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर भी हमारे पास क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ये जी मेरे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं। मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना लेता हूँ, इसको समझिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए, जैसे जाके न्यूट्रॉन की पहली पॉसिबिलिटी ये है कि इसके अंदर जाके समा जाए। यहाँ से मैंने न्यूट्रॉन छोड़ा, डायरेक्ट गया, डायरेक्ट जाके इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया, या फिर न्यूट्रॉन इसके पास से गुजरे, यहाँ टकराए, टकराने के बाद यहाँ से स्कैटर हो जाए। स्कैटर हो सकता है न्यूट्रॉन या फिर एब्जॉर्ब हो सकता है। देखो, दोनों केसेस में क्या होता है? एब्जॉर्ब। दोनों केसेस में इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, जिस स्पीड से मूव कर रहा है, अगर स्कैटर होता है जिसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है, जब ये इसके अंदर जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा तो स्पीड तो बिल्कुल ज़ीरो हो गई, जिसकी वजह से ये कुछ ना कुछ रेडिएशन एमिट करता है, जिसकी वजह से आपका न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है। या न्यूक्लियस क्या हो जाता है? अनस्टेबल। आपके न्यूक्लियस में प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशो डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से आपका न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा और ये एक्साइटेड हो जाता है। ये क्या हो जाता है? एक्साइटेड हो जाए, यानी कि इसकी एनर्जी थोड़ी सी हाई हो जाती है। अब ये अपने आप को दोबारा स्टेबलाइज करने के लिए कुछ ना कुछ रेडिएशन एमिट कर रहा होता है। वो जो रेडिएशंस एमिट हो रही होती हैं वो या तो अल्फा रेज, बीटा रेज, गैमा रेज, यानी न्यूक्लियस टूटेगा, अमूमन जो होती है ना वो गैमा रेज एमिट हो रही होती हैं।
क्या चीज़ एमिट हो रही होती है? गैमा रेज। सही है, इन गैमा रेज को आगे हम डिटेक्टर लगा के, गैमा रेज एमिट हुई, गैमा रेज के आगे हम लगाते हैं डिटेक्टर, डिटेक्टर, डिटेक्टर को लगा के हम इन गैमा रेज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कितनी कंसंट्रेशन इनकी, कितनी इंटेंसिटी है, सही है, और इनकी वेवलेंथ कितनी है। हर एक एलिमेंट के लिए गैमा रेज स्पेसिफिक होंगी। इसको कहते हैं प्रॉम्प्ट गैमा रेज, ये भी याद रखिए क्या कहते हैं, प्रॉम्प्ट गैमा रेज, सही है, जो हमारे पास न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस के अंदर हासिल हो रही होती हैं। अच्छा, अब ये सारी की सारी बातें जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हैं, इन्हीं को थोड़ा सा वर्डिंग की फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए कुछ ना कुछ लिखना भी आसान हो जाए। अब न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस का जो जनरल प्रोसीजर है वो ये वाला है, प्रोसीजर में लिखने लगा हूँ, जनरल प्रोसीजर। आगे हम बात करेंगे टाइप्स की भी, हमारे पास एक डिस्ट्रक्टिव है, एक नॉन डिस्ट्रक्टिव है, वो भी देख लेंगे क्या मतलब है डिस्ट्रक्टिव टाइप का और नॉन डिस्ट्रक्टिव टाइप का। तो हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, न्यूट्रॉन्स को पैदा करना होता है, न्यूट्रॉन्स आर जनरेटेड, न्यूट्रॉन का हम जनरेट कर रहे होते हैं फ्रॉम न्यूट्रॉन सोर्स, न्यूट्रॉन सोर्स, सो न्यूट्रॉन जनरेटर, जनरेटर और मे भी अदर सोर्स, या फिर कोई और सोर्स ले लो, सही है, और मे बी सम अदर सोर्स, सम अदर सोर्स, या फिर किसी और सोर्स है। अब इसके बाद क्या होता है, न्यूट्रॉन को पैदा करके आपने जो सैंपल लिया हुआ है उसके ऊपर इसको गिराना है, सही है। द न्यूट्रॉन्स fall on द सैंपल, सैंपल के ऊपर न्यूट्रॉन को गिराओ, जैसे गिराओगे आपका सैंपल एक्साइटेड हो जाएगा, द सैंपल बिकम एक्साइटेड आफ्टर, आपका जो सैंपल हो जाएगा वो, सॉरी, जो सैंपल है वो आपका एक्साइटेड हो जाएगा आफ्टर गेनिंग और गेनिंग ऑफ, या आफ्टर द स्ट्राइकिंग ऑफ न्यूट्रॉन, आफ्टर द स्ट्राइकिंग, स्ट्राइकिंग का मतलब है टकराने के बाद, स्ट्राइकिंग ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के टकराने के बाद। अब एक्साइट होने के बाद होता क्या है कि आपका जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल हो जाता है, और स्टेबल होने के लिए दोबारा फिर कुछ ना कुछ रेडिएशन को एमिट करता है। द एक्साइटेड न्यूक्लियस, द एक्साइटेड न्यूक्लियस, जो एक्साइटेड न्यूक्लियस है, बिकम स्टेबल, ये स्टेबल हो जाता है बाय द इमिशन, खारिज करने के बाद, इमिशन ऑफ रेडिएशंस को एमिट करके अपने आप को स्टेबलाइज कर लेता है। वो रेडिएशन हमारे पास हो सकती है, मे बी वो गैमा रेज हो, सही है। अब ये जो रेडिएशन एमिट करता है, आगे हम डिटेक्टर लगाते हैं, डिटेक्टर लगा के इन रेडिएशन की इंटेंसिटी को पता लगा लेते हैं बाय यूजिंग डिटेक्टर, डिटेक्टर को इस्तेमाल करके वी कैन डिटरमाइन, हम मालूम कर लेते हैं या मालूम कर सकते हैं, डिटरमाइन द इंटेंसिटी को ऑफ रेडिएशन की इंटेंसिटी को मालूम कर लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, मेथड कितने हैं। न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस के दो मेथड है, टाइप्स कह सकते हैं, मेथड कह सकते हैं। मेथड्स ऑफ न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, मेथड्स ऑफ न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, कितने मेथड है हमारे पास? दो मेथड है। एक है हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, और सेकंड है रेडियो केमिकल न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, सही है। देयर आर टू मेथड्स ऑफ न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस के दो मेथड हैं। अब उनके नाम क्या है, नाम याद रखिएगा, आगे जाके हम इन नेम्स की एक्सप्लेनेशन भी करेंगे कि इनको ये नाम क्यों दिए गए हैं। इसका एक एक और नाम भी है, चलो मैं पहले लिख देता हूँ, सिर्फ नाम लिखो। इंस्ट्रूमेंटल न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस,
अच्छा, इसको एब्रीविएट किस तरह करते, देखो आई से इंस्ट्रूमेंटल, एन से न्यूट्रॉन, ए से एक्टिवेशन, एनालिसिस से ए, यानी कि INAA ये इसकी सिंपल एब्रीविएशन है और इसको हम नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड, ये भी याद रखिएगा। इसको क्या नाम दे रहे थे, नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड का भी नाम दे रहे होते हैं। अब इसको नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि इसमें आपके जो सैंपल है उसकी केमिकल नेचर चेंज नहीं होती, इसलिए नॉन डिस्ट्रक्टिव कहते हैं। जबकि इसके बरअक्स हमारे पास सेकंड जो टाइप का न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस जो है वो है रेडियो केमिकल न्यूट्रॉन, रेडियो केमिकल न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस ले, ये हमारे पास दूसरी तरह का एनालिसिस है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं RNAA से, रेडियो केमिकल न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, और इसको हम डिस्ट्रक्टिव मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव मेथड। अब इनको ना अप्लाई करने के भी दो तरीकाकार, बेशक वो इंस्ट्रूमेंटल INAA हो या RNAA हो, इनको अप्लाई करने के भी दो तरीकाकार, एक होता है हमारे पास कंपैरेटिव और एक होता है एब्सोल्यूट मेथड। यानी इनको अप्लाई करने के भी आगे मज़ीद दो टाइप्स हैं, या तो आप कंपेयर करके किसी चीज़ के साथ या किसी स्टैंडर्ड के साथ किसी भी चीज़ की कंसंट्रेशन को या उस कंपाउंड को मालूम कर सकते हो, या फिर सेकंड जो तरीकाकार है वो ये है कि आप एब्सोल्यूट, अब अकेला सैंपल लो उसी से मालूम कर लो, अकेला सैंपल लेके उसी से मालूम किया जा सकता है। वो आगे जाकर देख लेंगे कि कौन कौन से तरीकाकार हैं, लेकिन अभी तक इसी को देखो। क्या है हमारे पास न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस होता क्या है, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए भी बेस्ट है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए इसको अमूमन क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर यह है कि आपके पास एक सैंपल होता है, सैंपल के ऊपर न्यूट्रॉन को स्ट्राइक करवाते हैं, आपका जो सैंपल है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। जब वो डी एक्साइट होता है तो कुछ ना कुछ रेडिएशन को एमिट करता है, सही है, और खुद स्टेबल हो जाता है। ये जो रेडिएशन होती है हम डिटेक्टर के ज़रिए से पता कर लगा लेते हैं। देखो जितने ज़्यादा न्यूक्लियस होंगे उतनी ज़्यादा रेडिएशन को एमिट करेगा, सो हम इससे कंसंट्रेशन को मालूम कर सकते हैं, यानी क्वांटिटेटिव एनालिसिस को यहाँ से हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो यही हमारे पास आज के लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। इसका स्क्रीनशॉट लाजमी ले लीजिएगा।